नमस्कार, मैं हूं वसी जैदी और आप देख रहे हैं स्पेशल टॉक। मेरे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एमडी फिजिशियन डॉक्टर केपी जोशी जी। केपी जोशी जी, आपका स्वागत है स्पेशल टॉक में। डॉक्टर साहब, एक सरकार ने लॉकडाउन भी किया और काफ़ी कुछ सावधानियां भी बरती गई, बावजूद इसके कोरोना के बड़े स्तर पर फैला है पूरे विश्व में। तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या स्पेशल सावधानी हमें बरतनी चाहिए कोरोना से बचने के लिए? पहले आप ये देखें कि कोरोना है क्या जी। कोरोना एक वायरल डिजीज है। जैसे आपका जुकाम है या रेस्पिरेटरी वायरसेस होते हैं, आपने कई तरह के और भी वायरसेस के बीमारियाँ आती है, वैसे ही एक तरह का वायरस है। लेकिन ये वायरस ऐसा वायरस है जिसके बारे में अभी संसार को ज़्यादा पता नहीं है। वैसे तो ये 7वीं 8वीं जनरेशन है उस वायरस की, जिस तरह से सार्स सिंड्रोम वगैरह हम जैसे बोलते हैं, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन सिंड्रोम। तो ये वायरस क्या होते हैं? वायरस यूजुअली इनर्ट पार्टिकल होते हैं और ये अरबों खरबों के संख्या में होते हैं और इनकी फैलने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा होती है और खांसने छींकने में अरबों खरबों वायरस निकल आते हैं और एक साथ बहुत सारे भीड़ भाड़ वाली जगह पर लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप देखिए, जब वायरस किसी के अंदर आता है तो वो उसको नुकसान नहीं भी पहुंचा सकता है, उसमें कोई लक्षण नहीं भी आ सकते, तो वो एक तरह का दूसरों को तो फैला सकता है कैरियर, लेकिन अपने आप को सुरक्षित। लेकिन इसमें 15-20% लोग जिनमें लक्षण भी आ रहे हैं, मिनिमम लक्षण आके बाहर निकल गए। 5% लोग जिनमें अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ रही है, उनमें फेफड़े में रेस्पिरेटरी फेलियर और सेप्टिक सिंड्रोम हम बोलते हैं, पूरी सेप्टिसीमिया शरीर में हो जाता है और उसके बाद मृत्यु हो जाती है। तो मुश्किल तो 2.6% है। तो मेरा ये मानना है कि इसको बहुत बड़े ढंग से एक खतरे के रूप में प्रोजेक्ट न किया जाए, खासकर हमारे देश में जहाँ इतना ज़्यादा खराब इसका प्रोजेक्शन नहीं रहा है। आप विदेशों में देखो, यूरोप में देखो, यूरोप में बहुत खराब ढंग से ये आया है और बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी हुई है, जबकि उनकी स्वास्थ्य सेवाएँ बहुत अच्छी हैं। हमारी स्वास्थ्य हैं हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से उतनी अच्छी नहीं। क्या आपको लगता है, जैसे पिछले कुछ महीनों में देखा हमने कि सरकार ने लॉकडाउन भी किया, तो क्या हम ये समझे कि लॉकडाउन देरी से हुआ या लॉकडाउन में कुछ ढिलाई बढ़ती गई या हमें स्पेशल तौर पर कुछ और सावधानी बरतनी चाहिए थी? क्या कहीं ना कहीं क्या कमी आपको लगी? नहीं, देखो, सरकार तो जितना संभाल सकती थी संभाला। अब ये मुझे एक चीज़ का जवाब दीजिए कि आपको पहले देश में एक रूपता लानी पड़ेगी। एक रूपता से मेरा मतलब है कि जो हमारा प्रधानमंत्री कहता है, जो हमारे एक्सपर्ट कहते हैं, आप उन चीज़ों को मानेंगे। एक स्टेट मान रहा, एक स्टेट नहीं मान रहा, एक स्टेट अपने होगा, तो इस तरह की भावना नहीं होनी चाहिए। कोरोना के फैलाने में ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर है। जब हमारी सरकार ने कह दिया, देखो आप इससे पहले अगर लॉकडाउन करते तो विदेश से आने वाले 15 लाख लोगों को कहाँ रखते जी, और फ्लाइटें आप एकदम बंद नहीं कर सकते। बहुत सारी प्रॉब्लम थी सरकार के पास। और आप देखिए, सबसे पहली बात, देश के लोगों ने आना शुरू कर दिया तो उनको भी आपको लाना था, आप एकदम ब्लॉक नहीं कर सकते थे अपने। सेकेंड, तबलीगी जमात आपने देखा, कुछ लोग जो भटके हुए लोग थे उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम आ गई। तीसरा, जब ये चीज़ें हो रही थी, जब आपने संभाल दिया था इन चीज़ों को, तब आपने मजदूरों को सड़क पर क्यों लाया? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ देश में एक रूपता होनी चाहिए। और जब हम चीज़, जैसे हम किसी देश के खिलाफ, कोई देश हमारे को आक्रमण करता है, हम सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, तो ऐसी बीमारी के साथ बनाते हैं सरकार एंड एक्सपर्ट। तो कहाँ कमी रही इसके लिए? सरकार और एक्सपर्ट, आपको सरकार और एक्सपर्ट की बात माननी पड़ेगी। आपको खामियां बाद में निकालनी, उस समय नहीं, उस समय आपको कंट्रोल करना। यही कारण हमने जब उत्तराखंड में ये बात हुई थी तो उस समय मेरे ख्याल से 5-10 केसेज थे, तो हमने सरकार से कहा था कि आप शुरू में ये नीति अपनाइए और बाद में आप ये नीति अपनाइए। अब हुआ क्या, शुरू में तो आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कर दी, आपने गाँव के लोगों को नीचे नहीं उतरने दिए, आप जो वहाँ पर आ रहे हैं सबको क्वारंटीन कर रहे हैं, और जब असली ज़रूरत पड़ी तो वो गांव में चले गए। तो इस समय आपके पास चेंजिंग आंकड़े आ गए, ये अभी बढ़ रहे हैं, तो आप कह रहे हैं जहाँ बढ़ भी गए। हाल दिल्ली में देखिए, तो दिल्ली में शुरू में आप ये सब चीज़ें कर लेते। आप खुद सोचिए कि अगर हम 15-20 दिन या 1 महीने घरों में रह लेते तो क्या प्रॉब्लम था? कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दूसरी बात है, सबको इतना बढ़िया मैनेजमेंट गवर्नमेंट ने किया था। आप देखिए, इतने दिनों में कहीं बिजली गई, कहीं पानी की कमी, कहीं महंगाई बढ़ी, कहीं कोई ऐसी समस्या हुई? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और हेल्थ स्ट्रक्चर को भी आप स्टार्टिंग में जब हम पहले वीक में थे तो कहते थे जी हमारे यहाँ मास्क नहीं है, हमारे पास पीपी किट नहीं है। आज आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो सरकार को टाइम दीजिए आप, है ना। और ये सब मिलजुल कर ठीक करने वाले। अब इसमें मैं जैसे आपसे बता रहा था कि भाई अपनी डबली अपना आवाज़ नहीं होना चाहिए।
कोई राज्य कह रहा है जी मैंने मजदूर सड़क पर उतार दिए, कोई कह रहा है। अब उत्तर प्रदेश ने तो सारे मजदूर संभाले, उत्तर प्रदेश की हालत देखिए, क्यों उत्तर प्रदेश का सबसे बेस्ट प्रदर्शन रहा है ना। उत्तर प्रदेश ने सबसे पहले अपने लोग जो है बाहर से अपने जिले में लाए और लॉकडाउन भी सबसे पहले सक्सेसफुल कराया। तो देखिए मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें आपको सुनाना। नहीं, उत्तराखंड में आपने कई सेवाएं दी है सरकार के साथ मिलकर भी और एक प्राइवेट के तौर पर भी। आपको जैसे लगता है कि पिछले कुछ महीनों में जैसे हमारे हालात बिगड़े हैं, बहुत अच्छा हम कोरोना से लड़ रहे थे उत्तराखंड में, लेकिन बावजूद इसके जब प्रवासी मजदूर सड़क पर निकले और अपने घर वापस लौटे पहाड़ पर, तो एकदम से स्थिति भयावह हो गई। तो क्या आपको लगता है कि सरकार की जो फेल्योर रही, यह चीज़ में कितना सुधार अभी अब हम आने वाले थोड़ा क्या स्पेशल सुधार हो सकता है? हम तो लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी को सलाह देते रहते हैं और हर चीज़ पे सलाह देते हैं, मतलब बचाव से लेके उसके, है ना। तो वही मैं कह रहा हूँ कि स्टार्टिंग में हमने बड़ा अच्छा लॉकडाउन किया और सेकेंड फेज में जब बाहर से लोग हमारे आने लगे, क्योंकि प्रवासियों को आप रोक नहीं सकते थे, वो भी बड़े पैनिक में थे। तो हमारा ये सलाह था, ये मानना था कि फुट हिल में यानी देहरादून और हरिद्वार, रुद्रपुर, इन जगहों पे आपके पास जगह काफ़ी थी, तो बाहर से आने वाले प्रवासियों को आप इन जगह एडजस्ट कर सकते हैं। अकेले हरिद्वार में आप बहुत ज़्यादा लोगों को एडजस्ट करते हैं, हरिद्वार में तो पूरा इंडिया आता है, पूरा विश्व आता है। तो हम ये कर सकते थे कि उन लोगों को यहाँ पर ठहरा के क्वारंटीन रख के तब गाँव में भेजते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की क्या स्थिति है उत्तराखंड के अंदर अगर बात करें पहाड़ में? स्वास्थ्य सेवाओं में मुझे सबसे जो स्वास्थ्य सेवाओं से इन लोगों को शिकायत है कि ये आगे क्यों नहीं आए। हमारे IMA, हमारी PMS, जब आप एक्सपर्ट हैं तो आपको एज ए एक्सपर्ट आगे आना चाहिए, आपको लीड करना चाहिए। तो क्यों नहीं लीड किया आपने? भाई देखिए, टेक्निकल प्रॉब्लम आपको सरकार नहीं बता सकती, टेक्निकल प्रॉब्लम कोई DM नहीं बता सकता, कोई सेक्रेटरी नहीं बता सकता, आपको लीड करना चाहिए। आप कहाँ हैं? आप तो बिल्कुल आपको सारे गाइडलाइन बताने चाहिए। तो IMA से कोई गाइडलाइंस आई थी उसमें बीच में? IMA कर रही हैं, लेकिन किस लेवल पे कर रही हैं मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता सकता आपको। ऐसे PMS का भी है, वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आप देखें काम करने के लिए तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक गाइडलाइन होती है जनता के लिए। हम लगातार सरकार से ये कह रहे हैं कि देखिए ऐसा है, अपनी जनता को पहले ये बताइए कि कोरोना बहुत डेंजरस नहीं है। 100 केस में से 80 लोग ठीक होकर जा रहे हैं, पॉजिटिव होने के बाद भी ठीक होते जा रहे हैं, कोई बहुत नुकसान नहीं कर रहे हैं। 10 साल से छोटा बच्चा और 60 साल से बड़े लोग, कोमॉर्बिडिटी वाले लोग जिनमें शुगर है, BP है, लीवर या किडनी की प्रॉब्लम है, उनको ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। यंगर जनरेशन में ज़्यादा खराब नहीं कर रहा है। तो अपनी जनता को बताइए, आपको डरने की जरूरत नहीं है। इस समय आप पहाड़ के गांव में जाइए, शहर में जाइए, लोग दूसरे के हाथ का पानी पीने को तैयार नहीं हो रहे, दूसरे को छूने को तैयार नहीं हो रहे, ऐसे भाग रहे हैं जैसे पता नहीं कोरोना को कोई भूत आ गया। तो ये एजुकेट करने की जरूरत है और अभी आपको पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे 2000 केस हुए, 2500 केस हुए, क्योंकि हमारे देश में मॉर्टेलिटी बहुत कम है, हॉस्पिटल में एडमिशन की क्षमता बहुत कम है। क्योंकि अगर हम आप देखिए, अगर 1000 लोग देहरादून में एडमिट हो जाए तो हमारी क्या हालत हो जाएगी। अभी मौजूदा हालात में सरकार लगभग 1100, 1200, 1000, 1300 प्रतिदिन टेस्ट कर रही है। तो क्या आपको लगता है कि इसकी संख्या बढ़नी चाहिए या काफ़ी संख्या है जो अभी चल रही है फिलहाल? देखिए, पहले भी ये क्वेश्चन नेशनल लेवल पे उठा कि हमें टेस्ट बढ़ाना चाहिए जी। टेस्ट बढ़ा के आप क्या कर लेंगे? क्योंकि देखिए, 1 अरब 30 करोड़ लोगों के अगर आपने टेस्ट करे और 5000 रुपये का एक टेस्ट हो, तो टेस्ट बढ़ा के आप क्या कर सकते हैं? और दूसरी बात, एक टेस्ट में तो आप वो नहीं करें, 2 या 3 टेस्ट करने पड़ेंगे, तब आप उसको नेगेटिव वो करें। और नेगेटिव जो आदमी आ रहा है, क्या वो बीमारी फैला तो नहीं रहा? भाई पहले पॉजिटिव था, अब नेगेटिव हो गया, लेकिन फैलाने की उसकी क्षमता कितनी है ये तो हमारे पास डाटा ही नहीं है अभी। तो प्रॉब्लम तो ये हो रही है। अब भीड़ भाड़ में आप रैंडम पकड़ लीजिए लोगों को, कई लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, तो पॉजिटिव आ रहा है, आप देख रहे हो स्वस्थ हैं, लेकिन वो बीमारी फैला रहे हैं ना। तो सबसे अच्छी नीति है, अगर आप मेरे से पर्सनली पूछें तो ये भाई आप उनको ऑब्जर्वेशन में रखिए, जो पॉजिटिव आ रहा उसको फॉलोअप करिए, उसके केस ट्रेसिंग करिए। और बहुत ज़्यादा टेस्ट से आपको क्या शुरू होने जा रहा है? मैं तो नहीं, सवाल यही, जैसा आपने कहा कि बहुत सारी ऐसी स्थिति रही कि हमारी बॉडी में कोरोना आया, लेकिन हमारी इम्यूनिटी पावर इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो आया और चला गया, हमें मालूम ही नहीं हो पाया। तो ऐसे में अगर कहीं ना कहीं, लेकिन हमसे जो इफेक्टेड दूसरे होंगे तो उन्हें हो सकता है उनकी इम्यूनिटी पावर इतनी, हाँ, ये हमने बोला 60 साल से बड़े कोमॉर्बिडिटी, तो हो सकता है कि जो हम तो स्ट्रॉन्ग है, बीइंग ए पॉजिटिव हम स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हम जो दूसरों को इफेक्टेड कर रहे हैं वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जो उसे झेल पाए कोरोना को। तो कहीं ना कहीं अगर उसकी संख्या बढ़ती है टेस्ट की, तो हो सकता है कि हम एक स्थिति को कंट्रोल कर सकते हैं। वो सब ठीक है, ठीक, पर सबसे पहली बात आपकी सोशल डिस्टेंसिंग जी, मास्क पहनना, सैनिटाइजेशन। अब देखिए, मास्क घर पे जो रहते हैं उनको पहनने की जरूरत नहीं है,
सैनिटाइजेशन जो घर में रहते हैं उनको, वो सिंपल उनका साबुन है वो भी काम कर रहे हैं। और आपका दुपट्टा जो होता है, आपका जो गमछा वगैरह होता है, वो मास्क का काम कर रहे हैं। तो अननेसरी खर्चा बढ़ाने की जरूरत है। हाँ, 60 साल से बड़े लोगों के प्रति आपको जागरूक रहना है कि वो भीड़ भाड़ वाली जगह पे न जाए, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव होकर उन्हें इन्फेक्शन दे सकता है। जो किडनी की बीमारी के मरीज़ है, जो शुगर की बीमारी के मरीज़ है, जो बीपी की बीमारी के मरीज़ है और 60 साल से ज़्यादा है, उनको बचाव करना चाहिए। अभी कम से कम आप दिसंबर तक तो पूरा बचाव करिए, जब तक कि आपकी बॉडी में इम्यूनिटी नहीं डेवलप हो जाती। रेनी सीजन के अंदर अगर हम बात करते हैं तो कितना खतरनाक कोरोना हो सकता है? वैसे तो ये कहते हैं कि हॉट और ह्यूमिड में ये बहुत अच्छा पनपता नहीं है जी, कोरोना वायरस। लेकिन मुझे लगता है कि ये जिस तरह से बिहेव करता है, जैसे इंटरनेशनल विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये एक तरह का लैब वायरस ज़्यादा लगता है जी, क्योंकि इसमें कोई परिस्थिति का फर्क नहीं पड़ रहा, कोई एल्टीट्यूड का फर्क नहीं पड़ रहा, कोई टेम्परेचर का फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये लैब वायरस ज़्यादा लगता है, लोग जैसे इंटरनेशनल जो विशेषज्ञ बता रहे हैं। तो बरसात में क्या ये बिहेव करेगा, ये अभी देखने की बात है। लेकिन मैं इस बात से बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हूँ कि अभी इसका बहुत ख़राब पीरियड आने वाला है, क्योंकि अगर आप लगाइए इंडिया का जो फुल ब्लोन की पिक्चर 15 मई पे लगा लीजिए। 15 मई पे इंडिया में काफ़ी कुछ पिक्चर आ गई थी, तो 15 मई से आप लगाइए, 15 मई से 15 जून, जी, 15 जून से 15 जुलाई, 15 जुलाई से 15 अगस्त, जी, 3 महीने के अंदर जो भी होना होगा वो इसकी ख़राब पिक्चर आ जाएगी। जी, क्योंकि अगर आप वुहान का देखें मामला तो 72 दिन का है, जी, तो अगर फुल ब्लोन पिक्चर आप 15 मई से मानते हैं तो वो लगा लीजिए। तो बाई दी सितंबर फर्स्ट वीक में मैं ये उम्मीद करता हूँ कि शायद नई स्थिति में कुछ मालूम होता है। लेकिन डॉक्टर साहब, एक बड़ी स्थिति इसके अंदर देखने को मिली कोरोना में अभी तक कि जो डॉक्टर पूरे शील्ड रहते हैं, पीपी किट के अंदर रहते हैं, बावजूद उसके पॉजिटिव हो जाते हैं, तो एक व्यक्ति जो केवल एक मास्क और सैनिटाइजर से हॉस्पिटल भी जा रहा है, ओपीडी में भी जा रहा है और इसके बावजूद मार्केट में भी जा रहा है, भले वो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहा है, लेकिन जो पीपी किट वाला डॉक्टर अगर इफेक्टेड हो सकता है तो वो कितनी बड़ी संभावना है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग के नहीं, बावजूद देखिए जो यूनिवर्सल पाएंगे। पूरे वर्ल्ड में जो एक्सेप्टेड है, एक तो मास्क का है, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजिंग, ये यूनिवर्सल पूरे वर्ल्ड में सब लोगों ने इस बात को माना है और अच्छे रिजल्ट है। अब जहाँ तक पीपी किट की बात है, आप देखिए बहुत डिफिकल्ट काम, एसी बंद है, पूरे आप प्लास्टिक के कवर से वो है, उसके इन एंड आउट करने की प्रोसेस होती है, फिर उसके बाद जाने को वो कहाँ किससे एक्सपोज हुआ है वो अलग चीज़ है। तो पीपी किट में मानते हैं कि केसेज हुए हैं, लेकिन बहुत कम केसेज, अभी भी आप उसको डेंजरस मत मानिए। और मास्क और सैनिटाइजर से बहुत कुछ बचाव हो रहा है, ये आपको मानना पड़ेगा। जिस तेज़ी से उत्तराखंड में पिछले समय में कोरोना बढ़ा है, अगर आगे भी ये तेज़ी बरकरार रही, सरकार कोई बड़ी इसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाए, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले महीने किस तरह रहेंगे? नहीं, वो देखिए अभी जब से प्रवासी लोग आए हैं तब आंकड़ा बढ़ा है और लगातार हम सरकार भी प्रयास कर रही है। हमने भी ये कहा था कि भाई इन लोगों को गाँव में मत जाने दें, या तो इनको हेडक्वार्टर पर रख दें या डिस्ट्रिक्ट के बाहर वो बना के इनको रोक दिया जाए। तो उसमें कई जगह प्रॉब्लम आई कि लोग गांव तक पहुंच गए और तब ये केसेस ज़्यादा आए। पर बहरहाल ये पिक्चर देखते हुए कि 80 लोग ठीक हो जाते हैं और 60 साल से ऊपर के लोगों को बचाना है, कोमोर्बिडिटी वालों को बचाना है 10 साल, तो इस तरह के सावधानियाँ, सैनिटाइजर, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग करके हम बहुत कुछ बचा सकते हैं, क्योंकि जो हो चुका है जैसे यहाँ पर स्थिति, उसमें हमारे यहाँ पर आईसीयू कितने उत्तराखंड में, ये स्थिति काफ़ी कम, आईसीयू सिलेक्टिव है और पहाड़ में तो बहुत बुरी स्थिति है। स्वास्थ्य हाँ। सेवा की आप अच्छी तरह जानते हैं, जैसे कि उत्तरकाशी में एक व्यक्ति की मौत हुई, उसे भी देहरादून लाया गया, ऐसी जो कुछ अभी तक भी मौतें हुई, तो केवल जो अगर हम उसका सेंटर पॉइंट देखते हैं गढ़वाल में तो ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून, और अगर हम कुमाऊं की बात करते हैं तो हल्द्वानी, रुद्रपुर। तो सवाल ये आता है कि जब सब चीज़ों को नीचे ही शिफ्ट करना है, ऊपर स्वास्थ्य सेवाएं स्थिति बेहतर नहीं है और जैसे कंट्रोल नहीं कर पाए, प्रवासी मजदूर अपने घर पर पहुंचे, तो क्या आपको लगता है कि आने वाला समय कैसा होगा? नहीं, उसमें ऐसा है कि अगर आप देखोगे पॉजिटिव लोग भी पहाड़ के स्थानों में रहें और आप एसिम्प्टोमेटिक रहें, मतलब पॉजिटिव थे, एसिम्प्टोमेटिक रहें और 14 दिन में बाहर आ गए, तो ये हमारे लिए बहुत कह सकते हैं आपको सांत्वना देने वाली स्थिति है। अगर आप मान लीजिए कि मैंने 10 पॉजिटिव हो तो 10 आईसीयू में जाते, तो आप क्या करते हैं जी, जो इटली और फ्रांस में होगा। जी, तो यही कारण है कि आपने देखो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट, वो थोड़ा संतोष की जगह है। केसेज आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं केसेज, लेकिन क्योंकि रिकवरी रेट बहुत अच्छा है।
हमसे अच्छा काफ़ी अच्छा रिकवरी हाँ रेट रिकवरी बहुत अच्छा है। दूसरी बात आईसीयू में जाने का रेट बहुत कम है, इसलिए हम थोड़ा अपने आप को अच्छा पा रहे हैं। नहीं तो इसीलिए तो आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने अनलॉकडाउन क्यों स्टार्ट किया, इसीलिए अनलॉकडाउन किया क्योंकि अल्टीमेटली आपने हर्ड इम्यूनिटी से बचना है। कोई दवाई नहीं, कोई रिसेंट आपका ये नहीं आया, कोई वैक्सीन नहीं आई, तो क्या करेंगे। तो क्या आपको लगता है इसकी वैक्सीन आने की कब तक उम्मीद है? वैक्सीन में आमतौर से 6 महीने से 1 साल तक लगता है। और फिर जो वैक्सीन की अभी WHO ने बात करी है वो ये कह रही है कि हम सबसे पहले 60 साल से ऊपर वालों को, 10 साल से कम वालों को लगाएंगे और कोमोर्बिडिटी वालों को लगाएंगे, तब जनरल पब्लिक की बात आएगी। तो वैक्सीन तो पहले इतना ज़्यादा प्रोड्यूस आप कर भी नहीं सकते, तो पहले इन लोगों को जो ज़्यादा रिस्क में उनको लगाई। तो बिना वैक्सीन के हमारा रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा रहा है, तो वैक्सीन आने के बाद 80% रिकवरी है। वैक्सीन आने के बाद कम नहीं लगती है? वैक्सीन तो मेरे ख्याल से पहले आप उनको दीजिए जो 60 साल से ऊपर है, वो मोर्बिडिटी वाले हैं, और 10 साल के नीचे वाले हैं। बाकी जो लोग यंग हैं और रिकवरी कर रहे हैं तो जरूर। क्या आपको लगता है, आखिरी सवाल, कि कोरोना के लिए क्या आप सुझाव देना चाहेंगे जनता को, और सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? मैंने तो स्टार्टिंग में कहा था जब शुरू हुआ था कोरोना डरो, क्योंकि डर के आप अपनी इम्यूनिटी कम कर रहे हैं। और बाकी हमारे पास कई सारी रेमेडीज है, देखो आयुर्वेदिक में भी कई रेमेडीज आए। फिर इम्यूनिटी को बढ़ाना, हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, और जहाँ तक हो सकता है सोशल डिस्टेंसिंग करिए, मास्क का इस्तेमाल करिए, है ना। और ये चीज़ें आपको मुझे लगता है कि काफ़ी सितंबर, मैंने बोला था सितंबर में तक आपको करना पड़ेगा, और मई दिसंबर तक भी जा सकते हैं, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल वायरस है, किसी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं वर्ल्ड में, ये बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ साइकोलॉजिकल भी कहना चाहेंगे, जैसे कि कुछ घटना ऐसी आई कि लोगों ने क्वारंटीन सेंटर के अंदर आत्महत्या की है, लोग इतने घबरा गए। नहीं, आप देखिए इस तरह से तो डिप्रेशन और उसके मामले बहुत आ रहे हैं। इसीलिए मैंने सोशल एजुकेशन की बात करी थी कि हमको लोगों को एजुकेट करना, भाई इतना बड़ा वो मत मानिए, भाई इस तरह से, भाई भगवान की कृपा मानिए कि हमारे देश में इटली और फ्रांस या इंग्लैंड जैसे हालात नहीं हुए, ये होते तो हम कैसे संभालते, कुछ सोचो। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे देश में इम्यूनिटी बड़ी अच्छी रही, और भविष्य में ये हमें एक एम्प्लॉयमेंट के रूप में काम देगी, क्योंकि हमारे देश को देखिए, लोगों में ये पूरे वर्ल्ड में ये आ रहा है कि क्या इसके पीछे वजह हमारी? एक तो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग हर तरह की परिस्थिति के आदी होते हैं। परिस्थिति के आदी मीन्स कि उन्होंने क्या किया कि अपने वातावरण इतना सैनिटाइज कर दिया कि बैक्टीरिया वायरस सब मार दिए उन्होंने। तो अब क्या हुआ कि और ज़्यादा केमिकल को आप एक्सपोज हो रहे हैं, तो आपकी इम्यूनिटी डाउन हो गई है। और कई जगह वो हुआ है कि जहाँ पर ये जुकाम की वैक्सीन जहाँ लगी उन कंट्री में भी ज़्यादा हुआ है। और ख़ासकर हमारे यहाँ जहाँ मल्टी वैरायटी ऑफ फूड है, मल्टी वैरायटी ऑफ फूड और तरह तरह के बैक्टीरिया को हम लोग एक्सपोज रहते हैं। आपने देखो मिट्टी में खेलते हुए बच्चे, ओपन उसमें जाते हुए लोग, और ऐसे नहीं कि हर जगह आप एंटीबायोटिक को यूज कर रहे हो, तो उससे आपको बड़ा फ़ायदा मिला कि आपकी इम्यूनिटी बड़ी अच्छी है। और फिर जेनेटिक्स होती है, जेनेटिकली आप स्ट्रॉन्ग हो, ये प्रूव हो गया। धन्यवाद डॉक्टर साहब से बातचीत करने। थैंक यू। डॉक्टर के पी जोशी MD फिजिशियन, वरिष्ठ डॉक्टर रहे हैं, उत्तराखंड के सरकारी सेवाएं भी दी हैं, प्राइवेट के तौर पर भी लगातार काम कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेशन भी करते हैं और इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की बात भी करती है। तो एक संदेश डॉक्टर साहब ने दिया कि कोरोना डरो ना। हम जिस तरह से हमारा रिकवरी रेट रहा है, उत्तराखंड की बात करें या पूरे देश की बात करें, तो उस रिकवरी रेट को बरकरार करना है तो हमें अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना होगा, डिप्रेशन नहीं लेना होगा, और हर तरह की परिस्थिति का सामना करने के लिए भी तैयार रहना होगा। नमस्कार।